सबसे बड़ा खतरा सामरिक दृष्टिकोण से पाकिस्तान नहीं, चीन है। मेरे को लड़ाई का बहुत तजुर्बा है। मैंने बहुत सारे अपने सैनिक दम तोड़ते देखे हैं, शहादत प्राप्त करते देखे हैं। मैंने हाथ पकड़ा है जब वो जा रहे थे, मैंने पानी पिलाया है आखिरी बार। तो मुझे इस देश की मैंने अपनी जान रिस्क करी है, एक बार नहीं, दो बार नहीं साहब, सैकड़ों बार। इस स्कीम में कुछ खामियां हैं। क्या है खामियां? गुड। कुछ दिन पहले मैंने एक ट्वीट देखी है कांग्रेस हैंडल से। क्या थी ट्वीट साहब? रिमेंबर जीडी बख्शी, याद है जीडी बख्शी? वो नमूना, वो मोदी को सपोर्ट करता था। जनरल जीडी बख्शी साहब, लोकमत हिंदी में आपका स्वागत है। थैंक यू। ये बताइए कि हम लोग इससे पहले कि कुछ मुश्किल मुद्दों की तरफ चलें, सीमाओं पे चलें, दुनिया भर में हो रही लड़ाइयों पे चलें और आपकी कुछ यादों पे चलें। सबसे पहला सवाल मेरा आपसे ये है सर कि कुछ समय पहले तक रोज शाम में किसी न किसी टीवी चैनल पे बख्शी साहब बोलते दिखते थे पूरी बेबाकी के साथ। पिछले कुछ समय से गैप क्यों आया है? अब आप दिखते नहीं है उस तरीके से, तो क्या वजह है? आराम कर रहे हैं या कुछ? नहीं, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन कहना मेरा ये था कि आजकल पॉलिटिक्स ज्यादा चल रहा है। मेरा जो मेन सब्जेक्ट है वो है मिलिट्री सब्जेक्ट, रशिया यूक्रेन वॉर, काउंटर टेररिज्म, इजराइल, हमास, हूती, हिजबुल्लाह, पाकिस्तान, चाइना, ये मेरे मेन सब्जेक्ट्स हैं। इन पे आजकल तवज्जो नहीं जा रही। आजकल तो बस हवा चौकड़ी चल रही है इलेक्शंस की, जिसमें मेरा काम काफी कम है। तो नेचुरली मैं चुप बैठा हूँ। मैं इंतजार करता हूँ। आप चुप बैठने वालों में से तो नहीं है, मुझे लग रहा है कुछ लिख पढ़ रहे होंगे इस खाली समय में। नहीं, मैं काम तो बहुत कर रहा हूँ। देखिए, क्या एंगेजमेंट रहती है दिन की अगर जनरल जीडी बख्शी का? देखिए, ज्यादातर तो मैं अपनी किताबों पे काम करता हूँ। 45 किताबें मेरी छप चुकी हैं। 45? जी। अरे वाह। दो और मेरी आ रही है। ज्यादातर लोग मुझे हाफ सेंचुरी पूरा हो जाएगा जल्दी, आपका सेंचुरी पूरा हो जाना चाहिए। वो पूरा हो जाना चाहिए। देखिए, एक मैं लिख रहा हूँ इंडिया स्ट्रेटेजिक कल्चर, अच्छा, द कौटिल्यन एंड महाभारत वे ऑफ वॉर। ये जल्द ही आने वाली है, कुछ ही इस महीने तक आ जाएगी। और दूसरी किताब मेरी है हैंडबुक ऑफ हिंदुइज्म, हिंदू धर्म का इतिहास। लेकिन आपने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि आपके विषय जो हैं वो तो ये है दुनिया भर में जो लड़ाइयाँ चल रही हैं, सीमा, तो ये हिंदुइज्म पे किताब लिखने का आइडिया? मैं हिंदू हूँ साहब, बाय द वे। नहीं, बिल्कुल हम सब हिंदू हैं, लेकिन किताब लिखना तो रिसर्च की जरूरत होती है। देखिए, ऐसा है, मैं पीएचडी की हुई है इस नाचीज में, और एक मेरा बहुत मेरा विषय है मिलिट्री स्ट्रैटेजी, टैक्टिक्स वगैरह। लेकिन जो मेरा दूसरा इंटरेस्ट है वो है हमारे सनातन धर्म में, हमारे वेदों में, उपनिषदों में, अरण्यक्स में और इनके रिवाइवल में। इस पे भी कोई मेरी 10-15 किताबें आ चुकी हैं। तो जब अगर नया नहीं है ये, तो मेरे लिए नया है कम से कम। मुझे ये बताइए कि आपकी हंसी तो एक तो बहुत खूबसूरत है, आप जब हंसते हैं, लेकिन मैं आप पूछता हूँ ये कि जब ये दो किताबें आएंगी तब आएंगी, लोग पढ़ेंगे। लेकिन अभी जब हम लोग बातचीत कर रहे हैं तो मेरे अंदर लालच हो रहा है कि दोनों किताबों के बारे में अगर थोड़ा थोड़ा आप बता सकें क्या है किताब में। देखिए, जो पहली पुस्तक है इंडिया स्ट्रेटेजिक कल्चर, भारत की जो कि सामरिक शैली। अच्छा। हर देश की एक स्ट्रेटेजिक कल्चर होता है, वे ऑफ वॉर फाइटिंग होता है, विच इज यूनिकली इंडियन या यूनिकली चाइनीज या यूनिकली रशियन या जर्मन। जैसे कि हमारी नृत्य शैली अलग है, संगीत शैली अलग है, कला की शैली अलग है। हमारा जो युद्ध कला की शैली है वो भी हर देश की अपनी होती है, अलग होती है। और उसको पहचानना, उसको समझना बहुत जरूरी है। अब अंग्रेजों के जब कॉलोनियल पीरियड था तो साहब ये था कि जो अंग्रेज करते हैं वो सबसे अच्छा है। ये इंग्लैंड रिटर्न्ड है साहब, ये तो मतलब हेवन हो गए, माशाअल्लाह हो गए। और आजकल है कि आप लंदन नहीं जाते इतना, आप जाते हैं हार्वर्ड। अगर आप हार्वर्ड से आए हैं तो साहब आप माशाअल्लाह है। अगर आप उनकी जबान में बोल रहे हैं तो आप बहुत पढ़े लिखे हैं, नहीं तो आप अनपढ़ गवार हैं। अगर आप भारतीय चीजों की बात कर रहे हैं तो साहब वो हमारे जो कॉलोनियल काल में, अंग्रेजों के शासन काल में, देशी का शब्द मतलब था घटिया। हर चीज देशी, घटिया। ये विलायती है, ये देशी है, ये देशी है साहब। इट वाज अ डिसमिसिव टोन। बट अब भारत को आजाद बदल रहा है उस मामले में। 75 साल हो गए साहब। यू आर द 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड, आप 3rd लार्जेस्ट पे जा रहे हैं। 5 ट्रिलियन इकोनॉमी होगी आपकी।
होगी। आप मेजर, हाँ, हाँ। विद इन नेक्स्ट 2 इयर्स हो जाएगी। हो जानी चाहिए, कोई मुझे इसमें डाउट नहीं लगता। अच्छा, ठीक है। जिस तरह आपकी स्टॉक मार्केट जा रही है, आपको पता है कि अमेरिका के CIA के पेंशन फंड कहाँ इन्वेस्ट है? मुझे नहीं पता था, मैं तो सब सबसे समझने आया हूँ। आपकी स्टॉक मार्केट अच्छा। बेस्ट परफॉर्मिंग स्टॉक मार्केट है, 75,000 पहुंच गई। तो अब इंडिया में बिजनेस एक्यूमेन हमेशा रहा है जी। नई बात नहीं है, हमेशा तो वो जो किताब है आपकी उसमें जो, तो मैं उसमें बात कर रहा हूँ कि भाई भारत की स्ट्रेटेजिक कल्चर क्या है, भारत की स्ट्रेटेजिक शैली क्या है, उसके उद्गम स्तोत्र क्या है। तो उद्गम स्तोत्रों में मैं पहले गया महाभारत पे, जो कि युद्ध के बारे में एक एपिक है हमारी, और जितना हम वहां से सीखते हैं भारतीय युद्ध कला, युद्ध शैली, ईथॉस, मिलिट्री वैल्यूज, वो सब महाभारत से आते हैं। लेकिन असली जो स्ट्रेटेजिक कल्चर है वो है कौटिल्य के अर्थशास्त्र। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में युद्ध की नीति आप देख रहे हैं जी। आप पढ़िए उसको, बताइए ना, बताइए क्या है। मैं तो अरे साहब, कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है, देखिए जब ग्रीक हमला भारतवर्ष के ऊपर हुआ, अलेक्जेंडर द ग्रेट महान वगैरह वगैरह, वो उसने जब भारत पे चढ़ाई करी, तो उस वक्त जो कौटिल्य था वो गया वहां देखने, और वहां पोरस की और सिकंदर की लड़ाई हुई थी। पोरस एक छोटा मोटा बॉर्डर का चीफ्टेन था, पहाड़ी राजा, मतलब छोटा सा प्रांत झेलम और चिनाब के बीच में उसकी राजधानी थी, और 30,000 की फौज थी, 200 हाथी थे, और वो लड़ा, लेकिन उसने दांत खट्टे कर दिए अलेक्जेंडर के। अलेक्जेंडर 1,20,000 की फौज से आया और लड़ा वो इससे। तो उस वक्त 30,000 वाले पोरस से, तो उस वक्त जो आचार्य चाणक्य थे वो तक्षशिला में वो सामरिक नीति सिखाते थे, वो शासन की एडमिनिस्ट्रेशन सिखाते थे। उस वक्त के राजकुमारों को, राजाओं को, मंत्रियों के बेटों को वहां पे एकेडमी थी, जैसे आज नेशनल डिफेंस कॉलेज है, NDC, नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी, उस वक्त तक्षशिला होती थी। अच्छा। और तक्षशिला से वो गया महापद्म नंद के पास, क्योंकि नंद में जो था राजा पाटलिपुत्र में, उसके पास सबसे बड़ी सेना थी भारतवर्ष में उस समय, तत्कालीन सबसे बड़ी सेना महापद्म नंद की थी। तो वो नंद से मिलने गया कि ये तो हमारी सिविलाइजेशन पे एक खतरा है, किस बेरहमी से ये औरतें बच्चे मार रहे हैं, जो कि कभी किसी भारतीय युद्ध में औरतें, बच्चे और बाईस्टैंडर्स को नहीं मारा जाता, सिविलियंस को नहीं कुछ किया जाता था जो बगैर हथियार के। लेकिन ये जो बाहर के, ये तो औरतें, बच्चे, बूढ़े सब कत्लो गारत करने के लिए ये लोग आए। उसने कहा कि तुमको लड़ना चाहिए, जाके आगे मत इंतजार करो कि मेरे पास आएगा तो मैं लड़ूंगा, थिंक इन इंडियन टर्म्स, भारतीय सभ्यता के बारे में सोचो, तुम सबसे बड़े राजा हो। तो तब तक महापद्म नंद दोपहर, कहते हैं सुबह पीना शुरू करता था, दोपहर तक दूध हो जाता था। अच्छा। तो उसने कहा ये बेवकूफ ब्राह्मण की चोटी पकड़ो, इसको बाहर फेंकोगे। नशे में बोल रहा वो, नशे में बोल। हाँ। तो उन्होंने चोटी पकड़ी और बाहर फेंकने लगा, तो कहते हैं कि तमतमा गया आचार्य चाणक्य का चेहरा। कहा, राजन तुम राज्य करने योग्य नहीं, यू आर अनफिट टू रूल, और मैं देखूंगा कि तुम नहीं रहो। तो उसने कहा निकल जा, और फिर वो गया जी। चंद्रगुप्त को उसने लिया। जब वो लड़ाई तो जीत गया वो पोरस, तो आचार्य चाणक्य ने क्या किया कि एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर ऑपरेशन शुरू किया। क्या ऑपरेशन शुरू किया? क्या? उन्होंने कहा, जाके सिपाहियों से पूछा जो लड़े थे, और उसने फिर जो ग्रीक खेमे में अपने गुप्तचर भेजे, वो कोई नाचने वाली का रूप लेके, कोई अच्छा। ये कोई वो, कोई पपेटियर, कोई बंदर लेके वो डुगडुगी बजा रहा है। तो उनसे पता किया, तो उनको पता चला कि वो जो 200 वॉर एलिफेंट्स थे, उन्होंने ग्रीक सेना के होश आवाज के फाकते उड़ा दिए। ये आपका शब्द है। वो पहली बार उन्होंने देखा 11-12 फुट ऊंचा एक विशालकाय हाथी, और वो चलते आ रहा है, बड़े घबराए हुए थे। तो उसको समझ आया, उसने कहा अच्छा ये है। हर कोई नया वेपन सिस्टम जब आता है ना, तो उसका साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट फिजिकल इम्पैक्ट से ज्यादा होता है। पहली बार यवनों ने ये देखे थे इतने बड़े बड़े हाथी, तो उसने वहां पे रूमर्स फैलाने शुरू किए, यही प्रोस्टिट्यूट्स, डांसिंग गर्ल्स, ये वो भेजबाज के, जो हर सेना के आसपास तब घूमती रहती थी, कि अभी तो तुमने 200 हाथी देखे हैं, अभी तो और है। महापद्म नंदा के पास
9,000 हाथी, असली में 3,000 थे। लेकिन उसने अफवाह फैला दी, एग्जैजरेट करके बोला, फेक न्यूज की 9,000 इंफॉर्मेशन वॉज, जी, नॉट जी। फेक न्यूज, हाँ हाँ, टू द पर्पस। लेकिन गलत जानकारी थी ना। नहीं, हाँ, तो एग्जैजरेट किया, हाँ, कर्नल बढ़ा चढ़ा के पेश किया, कर्नल ऑफ ट्रूथ एग्जैजरेट करो कि 9,000 वॉर एलिफेंट्स है, और ये तो साहब छोटे हाथी थे, वो तो 13-14 फुट के हाथी है, उनकी ट्रेनिंग होती है, वो नारियल लेके पांव से खोपड़े जैसा फोड़ने के लिए वो पांव से ठाक मार के ये फोड़ देते हैं, उस पर प्रैक्टिस करते हैं तुम्हारे कपाल फोड़ने की, और तुमको वो दुम में पकड़ के उठा के नीचे फेंकते हैं ताकि जो आर्मर डाला हो वो टूट जाए, और फिर जो उसके दांत है उससे वो भेद देता है। अब सोचो वो ग्रीक आर्मी का क्या हाल हुआ, एज इट इज थके हुए थे, लगातार लड़ते आ रहे थे सालों से। उन्होंने बोला साहब हमने जो भी लूटपाट का सामान लिया है हम लेके अपने घर जाना चाहते हैं, ये दिग्विजय विश्व विजय तू कर, हम नहीं जाएंगे। रिवोल्ट हो गया साहब ग्रीक आर्मी में, आपको मालूम? नहीं, मुझे नहीं पता, मैं तो आपको सुनते हुए रिवोल्ट हुआ, और फिर कोई चारा नहीं रहा अलेक्जेंडर के पास, उसने वहां जहां आखिरी पॉइंट पे आया था इंडिया में, 7 उसने अग्निकुंड बनाए मार्क करने के लिए कि मैं यहां तक आया था, और फिर वो इंडस नदी के साथ साथ विड्रॉल शुरू किया इजिप्ट। तो ये सब आपने अपनी किताब में लिखा है, इसके लिए तो काफी रिसर्च करना पड़ा होगा साहब। आप एक किताब के लिए काफी समय लगा होगा? बहुत समय लगा, और मैं अभी रिसर्च नहीं शुरू की, जब मैं फौज में था तब हमने रिसर्च। अच्छा, वहीं से शुरू कर दिया था? देखिए, जब मैं इंडियन मिलिट्री एकेडमी में इंस्ट्रक्टर रहा हूँ, मैं स्टाफ कॉलेज में इंस्ट्रक्टर रहा हूँ, मैं नेशनल डिफेंस कॉलेज में इंस्ट्रक्टर रहा हूँ, और हमारी फौज की प्रथा है कि जो अफसर लड़ाई के मैदान में अच्छा करते हैं उनको इंस्ट्रक्टर सिखलाई की जॉब के लिए चूज किया जाता है। तो तब भी हम इस चीजों में विषयों में सोच रहे थे कि व्हाट इज द इंडियन स्ट्रेटेजिक कल्चर, क्या है बात की स्ट्रेटेजिक कल्चर वगैरह, और तब हमने स्टडी शुरू की थी महाभारत की, चाणक्य, आचार्य चाणक्य के इसकी। देखिए, जो चाइनीज हैं वो आज भी सुन त्जू का नाम सुना होगा आपने, वो भी उसी समकालीन था, उनको फॉलो, उनकी पॉलिसी आज तक उसको फॉलो करते, आज तक उसको स्टडी करती है चीन की फौज। 350 ईसा पूर्व आज तक स्टडी करती है, और उसके हिसाब से वो अपने चाहते हैं रणनीति बनाते हैं। तो हमारे पास भी उतनी ही अकल है, सिविलाइजेशनल, हमारे पास भी नॉलेज विजडम है, उसका हम इस्तेमाल क्यों नहीं करते? हम नहीं करते, नहीं कर रहे थे काफी समय तक, अब शुरू हुआ। कब तक नहीं कर रहे थे, कब से शुरू हुआ? देखिए, क्लियर करके बात करते हैं आराम से। बेशक, आप तो हमेशा जो है बेबाकी से। नहीं, मैं बिल्कुल क्लियर करता हूँ। इसी जो आपका कॉलोनियल पीरियड था उसमें कोई सवाल नहीं था कि आप इंडियन बात करें, नहीं कर सकते, आपको तो उसके जेल में डाल देते। जब आजादी हुई तो काफी देर तक हम अंग्रेजों पे आश्रित थे। आप फौज के जनरल भी वही होते थे और तमाम चीजें। बॉब रॉबर्ट्स अंग्रेज था, माउंटबेटन कौन था, अंग्रेज था, उनको रखा गया था, ठीक है। तो तब उस काल में आप कैसे बदली करते? और फिर जो हमारे बेचारे अफसर थे उस काल के भी, वो भी अंग्रेजों की छाप अभी चढ़ी हुई थी कि भाई हमको तो लड़ना नहीं आता, हमको तो अंग्रेजों ने लड़ना सिखाया टाइप करके। तो वो लोग भी चेंज नहीं किया। ये 1970-71 से ये चेंज होना शुरू हुआ है। 70-71 से जब बांग्लादेश का युद्ध हुआ। अच्छा। तो अनकॉन्शियसली इंदिरा गांधी के टर्म्स ऑफ, इंदिरा गांधी के टाइम में, और जब अनकॉन्शियसली हम लोगों ने जो आचार्य चाणक्य की नीति थी उसका अनुसरण करना शुरू किया, जाने अनजाने। क्या नीति थी आचार्य चाणक्य की? कि भाई हमला करने के पहले दुश्मन देश का बैलेंस तोड़ो। 1-2 जूडो कैसे खेली जाती है? 6 फुट 4 इंच का भीमकाय है और एक 5 फुट का है छोटा सा, लेकिन वो क्या करता है, उसका बैलेंस तोड़ता है। अच्छा। धक्का देगा वो, जैसे ऐसे पीछे होगा, फिर धोबी पाट करेगा, कुछ भी करेगा, वो उसको उठा के पटक देगा। लेकिन बैलेंस तोड़े बगैर तो भारतीय कुश्ती होती है। आप जोर लगाते रहो, कोई कुछ नहीं हो रहा, यू नो। तो ये शैली अलग है कि पहले बैलेंस तोड़ो फिर गिरा। बैलेंस तोड़े बगैर गिरा नहीं सकते, पूरा आदमी जम के पांव। तो आप कह रहे थे कि 71 से तो उस वक्त उसने जो कहा, चाणक्य की नीति है कि पहले कूट युद्ध छेड़ा जाए। अच्छा, जिसको बोलते हैं छाया युद्ध छेड़ा जाए। छाया युद्ध छेड़ा, दुश्मन के खेमे में अनरेस्ट पैदा किया जाए, विद्रोह पैदा किया जाए, स्टडी किया जाए कि वो राजा की जो मंत्रिमंडल है उनके आपस में ताल्लुकात क्या है, किसकी किससे लगती है, किसकी किससे सुलगती है, राजा किसको ज्यादा विश्वास करता है।
उसमें सस्पिशन वायरस डालो। एक चिट्ठी भेजी जाती थी कि वो जो राजा का मंत्री है दिखाने के लिए कि वो तो दुश्मन से बातचीत हुई, तो उसको पकड़वा के राजा को दिया जाता था। उसका जो सबसे बेस्ट मंत्री लड़ाई के पहले उसका वो सर काट देता था, और नुकसान फिर देखो क्या होता था। इसको ये चाणक्य नीति है। अच्छा, पहले युद्ध की चाणक्य नीति, युद्ध की चाणक्य नीति है। और आचार्य चाणक्य तो वो वर्ल्ड रिनाउंड अथॉरिटी है, बाहर के लोग पढ़ रहे हैं अब चाणक्य नीति। तो मैं उस पर लौटता हूँ कि 71 के बाद चीजें जैसे आप कह रहे हैं वो चीजें होना शुरू हुई। बिल्कुल। मैं आपसे ये पूछना चाह रहा था कि अभी चाइना का जिक्र आपने किया, अभी पिछले कुछ समय से ये लगातार चर्चा चल रही है कि बॉर्डर पे चीन की तरफ से, अभी भी मैं आते हुए पढ़ रहा था कि 2 दिन पहले की खबर है कि वो एरोस्पेस बना रहे हैं, कभी आता है कि गांव बना लिया, अभी लद्दाख से जो वहाँ के सांसद है वो सवाल उठाते रहते हैं। आप जब इन खबरों को सुनते हैं, आपने आर्मी में सालों तक काम किया है, आप लड़ाई के मैदान में भी रहे, करगिल में भी आप रहे, इन चीजों को देख करके क्या समझ में आता है जनरल? देखिए साहब, मैं पहले एक चीज क्लियर कर दूं, कोई मैदान नहीं है लड़ाई का जो मैंने नहीं देखा। जी। मैंने सर्वे शुरू करी थी 71 के युद्ध से, जो सबसे बड़ा युद्ध है आज तक हमारे इतिहास, ठीक है। उसके बाद मैं पंजाब में लड़ा हूँ काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशन, फिर मैं कारगिल में युद्ध लड़ा हूँ पाकिस्तान के साथ, उसके बाद मैं लड़ा हूँ किश्तवाड़ में काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशन, और आखिर में मेजर जनरल जब मैं बना तो मैं रजौरी पुंछ के जो 2 सबसे बदमाश जिले थे, सबसे ज्यादा टेररिज्म था, वहां मैं लड़ा हूँ। तो मेरे को लड़ाई का बहुत तजुर्बा है। मैंने बहुत सारे अपने सैनिक दम तोड़ते देखे हैं, शहादत प्राप्त करते देखे हैं, मैंने हाथ पकड़ा है जब वो जा रहे थे, मैंने पानी पिलाया है आखिरी बार। तो मुझे इस देश की, मैंने अपनी जान रिस्क करी है, 1 बार नहीं 2 बार नहीं साहब, सैकड़ों बार, और मैं जिंदा बच के आया हूं तो ये भगवती की कृपा है, और मेरी धर्मपत्नी और मेरी बेटी की जो दुआएं पूजा थी उसकी वजह से मैं बगैर खरोचा। लेकिन मैंने बहुत कत्लो गारत देखा है, और इसलिए तो ये सब जब सुनते हैं चाइना के हवाले से जो ऐसी खबरें आती हैं, तो इसलिए यू सी आई एम कंसर्न्ड अबाउट नेशनल सिक्योरिटी। आई एम डीपली कंसर्न्ड कि हमारे देश की सुरक्षा का अब क्या हो रहा है। अब मेरे हाथ में तलवार नहीं है, लेकिन अब मैं केवल ओपिनियन बिल्ड कर सकता हूँ। वो तलवार से ज्यादा शक्तिशाली है। वो यस, द पेन इज माइटियर देन द स्वॉर्ड। तो मैं किताबें तो खूब लिख ही रहा हूँ, जो मेरा तजुर्बा है, जो मेरा अनुसंधान है वगैरह उसके ऊपर। लेकिन जो तत्कालीन सिक्योरिटी इश्यूज हैं, आपको शायद मालूम होगा या नहीं, मैं इंडियन मिलिट्री रिव्यू मंथली मैगजीन, इंडिया की लार्जेस्ट सर्कुलेशन मिलिट्री मैगजीन का मैं एडिटर हूँ। अच्छा, सो आई एम इन टच विद मिलिट्री मैटर्स ऑन अ डेली बेसिस। तो बताइए जरा, मैं हमारे देखने वालों को समझाइए, क्योंकि लोग कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं। आपसे सुनेंगे तो शायद उन्हें एक पक्का आइडिया मिले। नहीं तो देखिए, सबसे बड़ा खतरा सामरिक दृष्टिकोण से पाकिस्तान नहीं, चीन है। अच्छा, सबसे बड़ा खतरा ताकत के लिहाज से, उसमें ताकत, क्षमता कितनी है। उसकी $17 ट्रिलियन की इकोनॉमी है साहब, और लार्जेस्ट नेवी इन द वर्ल्ड, लार्जेस्ट आर्मी इन द वर्ल्ड, थर्ड लार्जेस्ट एयरफोर्स इन द वर्ल्ड। ये बड़ी भारी ताकत है आपके उत्तर में, और तिब्बत को खा चुका है, हजम कर चुका है, जो कि एक आजाद देश होता है। और 62 में इसने धोखे से आपको ऐसी करारी चोट लगाई कि अभी तक तिलमिला रहे। ठीक है साहब, लेकिन खुशी की बात यह है कि 1962 और 2024 के बीच में जमीन आसमान का फर्क है। लाखों टन पानी ब्रह्मपुत्र नदी में बह चुका है। आज वो हाल नहीं है जो कि 1962 के थे। तब अफसोस की बात यह है कि एक अहिंसावादी हमारे प्रधानमंत्री थे, जिनको ज्यादा फिक्र था कि मुझे नोबेल पीस प्राइज चाहिए, देश तो सेकेंडरी है, मैं तो इस देश से बहुत बड़ा हूं, मैं तो ग्लोबल स्टेट्समैन, मेरा दुनिया में शांति लाना, अहिंसा फैलाना, ये मेरा काम। माफ कीजिए, मेरे हिसाब से आपका प्रथम दायित्व, कर्तव्य अपने देश के प्रति। मेरा सवाल है यहाँ पे आपसे, काउंटर सवाल है। जब आप ये कह रहे हैं 2 प्रधानमंत्रियों के बीच में तुलना कर रहे हैं, तो अभी जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, सख्त छवि उनकी मानी जाती है, लेकिन उसके बाद भी आरोप तो लग ही रहा है सरकार पे कि भाई चाइना लगातार हुल्की दे रहा है, लेकिन सरकार उस तरह से जवाब नहीं दे रही है जैसे पाकिस्तान को देती है। एक सॉफ्ट कॉर्नर तो दिखता है। सॉफ्ट कॉर्नर चाइना के लिए नहीं। देखिए, ऐसी बात है कि बात उतनी की जाती है जितनी क्षमता हो। तो क्या क्षमता किसकी कम है? नहीं, क्षमता हो।
जहां तक चीन का सवाल है, हमने ईंट का जवाब पत्थर से दिया है, टिट फॉर टैट दिया है। सन 2020 में कोविड का फायदा, कोविड फैलाया चीन। ये आप मानते हैं? टूक शब्दों में मैं आपको मानता नहीं, हमारे पास एविडेंस, मिलिट्री जो हमने स्टडीज की हैं, वॉर गेमिंग की है, उसमें हमको एविडेंस है कि ये वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी में बनाई गई वायरस। ट्रंप ने ये कहा था, उनका बड़ा मजाक उड़ा था। आपने मजाक क्या उड़ा था? उनकी बात तो सही है, क्योंकि उस वक्त प्रॉब्लम ये थी कि अमेरिका की जो एजेंसी थी, मेडिकल एजेंसी, वो उनके साथ सहयोग कर रही थी इसको बनाने। अच्छा, मतलब चीन और अमेरिका ने मिल करके किया, आप ये कह रहे हैं? ये फैक्ट है, बट ये वी आर डाइग्रेसिंग, क्योंकि ऐसे तो बहुत चीजें आपको मिलती रहेंगी जो आपको ध्यान भटका दे, एक्साइट करेंगे, बट टू स्टिक टू द पॉइंट जी। 62 के बाद हमने जो है बहुत तगड़ी अपनी सैन्य शक्ति बढ़ाई है, क्षमता बढ़ाई है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज भारत एक न्यूक्लियर पावर है। 9 न्यूक्लियर पावर्स हैं पूरे दुनिया में, केवल 9 राष्ट्रों के पास न्यूक्लियर एटम बम है। 160 से ज्यादा का जखीरा एटमी हथियारों का भारत के पास है। भारत एक स्पेस पावर है। हम ना सिर्फ अपने सैटेलाइट लॉन्च करते हैं, हम और देशों के सैटेलाइट भी अपने लॉन्च व्हीकल्स में लॉन्च करते हैं। हम मैन इन द स्पेस भेजने वाले हैं, गगनयान के जरिए। हम मून रोवर पहुंचा चुके हैं, हम मार्स रोवर पहुंचा चुके हैं। हमारी सेकंड लार्जेस्ट आर्मी, 4th लार्जेस्ट एयरफोर्स, 5th लार्जेस्ट नेवी। ये सब कुछ है, उसके बाद भी आरोप क्यों लगता है सरकार पे? नहीं, आरोप तो लगेगा ही। क्यों? जब धमाचौकड़ी आरोप पे, कोई आरोपों की कमी है? लेकिन देखिए, मैं लद्दाख में ऑपरेट कर चुका हूं। जी जी जी। मैं दूध पीता बच्चा नहीं हूँ कि मुझे कोई कहानी सुनाए तो मैं मान लूंगा। मैं लड़ चुका हूँ उन एरियाज में, कारगिल में लड़ा हूँ, लद्दाख का हिस्सा बाय द वे, और लद्दाख में भी ऑपरेट किया हुआ है मैंने। तो मैं आपको बता रहा हूँ, और मैं फौज से टच में हूँ जी। अरे मेरी ही पलटने जो मैंने कल परसों कमांड करी, 2008 में छोड़ी थी फौज, उसके पहले कमांड करी, वो आज भी वहां पे ही है, यहाँ है। सब मेरे को ग्राउंड सिचुएशन क्या है मुझे अच्छी तरह क्या है ग्राउंड सिचुएशन आपके शब्दों में? क्वेश्चन है, हाँ, इसको समझिए। आई एम ग्लैड यू आस्क्ड दिस क्वेश्चन। 20,000 स्क्वायर किलोमीटर किसने दिया लद्दाख में? अक्साई चीन का गिफ्ट किसने दिया? नेहरू जी। ठीक है। किसने पिटवाया हमको कि हथियार, फौज नहीं चाहिए मुझे फौज? उन्होंने ये कह दिया, आई डोंट नीड एन आर्मी, आई नीड ओनली पुलिस। ये किसको बोला था? जनरल बॉब रॉबर्ट्स को, जो कि पहला ब्रिटिश इंडियन आर्मी का चीफ था। मैंने कुछ किताबें पढ़ी लेकिन उसमें ये नहीं पढ़ा था, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ साहब, मैं आपको एग्जैक्ट रेफरेंसेस दे सकता हूँ, पीएचडी की हुई है। अरे मैं कहता रहा हूँ कि आप बोल रहे हैं तो मैं उसको, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि उन्होंने उनको बोला, ठीक है, कि वो गया एक्सपेंशन मॉडर्नाइजेशन के प्लान थे। तो नेहरू जी ने बोला, जनरल आई डोंट नीड एन आर्मी, मुझे तो, तुम क्या आर्मी का विस्तार और मॉडर्नाइजेशन की बात करें, मुझे तो फौज ही नहीं चाहिए, मैं समझता हूं पुलिस काफी है। कोई इस अहिंसात्मक देश, इस शांति प्रिय देश, शांति के मसीहा भारत को हमला नहीं करेगा। वो भौचक्का मुंह देखता रह गया वो जर्नल। और जब बाहर आया तो उसके जो एडीसी ने पूछा, क्या सर, यू सीम टू हैव सीन अ घोस्ट, लगता है आपने कोई भूत देखा? कहता है कुछ ऐसा ही। मतलब ये इस टाइप के वाहियात आपके अगर नीति हो तो फिर आपको तो चोट पहुंचेगी, और चोट पहुंची, करारी चोट पहुंची 1962 में। लेकिन तब से हमने बहुत भारी सबक सीखा। एक्सपेंशन ऑफ द आर्मी 4 गुना बढ़ाई गई उस वक्त, मॉडर्नाइजेशन की गई, शुरू किया गया, और ये प्लान जो थे ये 1971 तक बिल्कुल ठीक हो गए। पाकिस्तान ने देखा कि ये इंडिया बहुत आगे बढ़ रहा है, इसको हम संभाल नहीं पाएंगे, तो 65 में उनका एडवांटेज था, और अयूब खान ने भुट्टो की नीडलिंग पे, उकसावे पे हमला कर दिया। हमने उसको भी मुंह तोड़ जवाब दिया। शास्त्री जी थे, उन्होंने आदेश दिया, पार करो, रक्षात्मक लड़ाई चढ़ाई भूल जाओ, अटैक। लाहौर सियालकोट पे अटैक किया, कश्मीर छोड़ के वापस आना पड़ा, अपनी जान बचा। खैर तब भी हमारी तैयारी पूरी नहीं थी, तैयारी पूरी हो गई थी 71 तक। सैम मानेकशॉ जैसा चीफ था, बीसी लाल जैसा एयर चीफ, एडमिरल नंदा जैसा नेवी चीफ, और इंदिरा गांधी जी के नेतृत्व में उसने ठोक दिया, पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए। 13 दिन में 550 किलोमीटर बांग्लादेश के अंदर गए, राजधानी पे कब्जा किया, और एक नए देश का निर्माण किया बाहुबल के जोर पे।
ठीक है साहब। मानिक शाह जो है वो इंदिरा गांधी के नेतृत्व में उन्होंने पाकिस्तान को ठोक दिया, दो टुकड़े कर दिए और भारतीय सैन्य शक्ति का पुनर्जन्म आप मानते हैं कि उस युद्ध से हुआ? उस युद्ध से एस्टैब्लिश हो गया। अच्छा। ये पुनर्जन्म शुरू हुआ था गुरु गोविंद सिंह के साथ, छत्रपति शिवाजी महाराज के साथ, जनरल लचित बोरफुकन आसाम उसके साथ 17वीं शताब्दी में इन्होंने मुगल साम्राज्य को उखाड़ फेंका था। अंग्रेजों ने नहीं बचाया आपको मुगलों से, हमने उखाड़ के फेंक दिया, खत्म कर दिया मुगल साम्राज्य। और उसके बाद हमारा महाराजा रंजीत सिंह पूरे वेस्ट पाकिस्तान जो आजकल है उस पर कब्जा किया, अफगानिस्तान के अंदर घुस गया जलालाबाद तक। और जोरावर सिंह जो था हमारा जर्नल, वो तिब्बत में 700 किलोमीटर अंदर गया। और जो मानसरोवर कैलाश के इलाके पे किसी हिंदू जनरल ने कब्जा किया हो तो वो ठीक है साहब। तो ये आते हैं खतरे के बाद, ये शुरुआत है। हाँ। एक प्रतिक्रिया ऐतिहासिक देखिए, 10वीं शताब्दी से लेकर 16वीं शताब्दी तक हार ही हार। जो बाहर से आया उसने मंदिर तोड़े, लाशें बिछाई, कपाल मुंडों के ढेर लगा दिए, औरतों का बलात्कार किया सामूहिक, जाके वैश्या बाजारों में बेचा, काबुल, सामरकंद, बुखारा के। ये हाल रहा 6 सदी। उसके बाद ये प्रक्रिया शुरू होती है भारतीय सैन्य शक्ति का पुनर्जन्म। छत्रपति शिवाजी महाराज दक्षिण भारत में, गुरु गोविंद सिंह पंजाब में और लचित बोरफुकन ईस्ट में। ये एक उदय आप कह रहे हैं? ये उदय है जिसका फाइनल दुनिया को दर्शा दिया कि देखो अब भारतीय सैन्य शक्ति अपने चरम सीमा तक पहुंच गई। लेकिन आजकल एक नई चीज देखने को मिलती है, जैसे ही सरकार से मैं आपसे समझता हूँ, जैसे ही सरकार से अगर विपक्ष मान लीजिए कि रक्षा मामलों पे या सीमा के मामलों पे कोई सवाल करता है, जो कि विपक्ष का काम है, तो उसको सेना से जोड़ दिया जाता है कि अब सेना का मनोबल कम कर रहे हैं। तो फिर क्या सरकार से इन मसलों पे कोई सवाल नहीं किया जा सकता? नहीं, देखिए ऐसा है, जैसे आपने बिल्कुल सही फरमाया कि एक विपक्ष का काम है अपोज करना, सरकार को अपोज करना। अगर नहीं कर रहे तो अपना धर्म नहीं करना। उनका काम है अपोज करना, शॉर्टकमिंग पॉइंट आउट करना, लेकिन अपोजिशन कंस्ट्रक्टिव होनी चाहिए, डिस्ट्रक्टिव नहीं। पिछले 10 सालों में कैसा विपक्ष का काम कैसा रहा है? आप वही मैं बता रहा हूँ ना कि आप केवल आलोचना करने के लिए नहीं, बट सुधार करने के लिए। अच्छा, आलोचना होती है, एक होती है सकारात्मक, एक होती है नकारात्मक। वो गाली देनी है साहब, कुछ भी करो, अच्छा करो बुरा करो, मेरा काम है गाली देना। गाली देना नहीं, अपोज करना जहां आप समझते हैं कि पॉलिसी गलत है। तो उसमें आपको थोड़ा स्टडी करके बोलना चाहिए, क्योंकि ऑपोजिशन के कुछ कहने का मतलब होता है। आपके भी पुराने फौजी रिटायर्ड हैं आपके पास, आपकी पार्टी में, उनसे परामर्श कीजिए। फौज क्या कह रही है वो सुनिए, फौज का क्या लेना है पॉलिटिक्स, ठीक है? तो आप उनकी सुनिए, लेकिन अफवाहों के तौर के ऊपर वो बनाना, जैसे कि बड़ा अच्छा आपने उदाहरण दिया। मैं चलो चीन की बात करते हैं, लद्दाख की बात करते हैं। 20,000 किलोमीटर तो आप बहुत पहले दे चुके थे। अब किस चीज की बात? अब बात है पेट्रोलिंग राइट्स की। देखिए, जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जब बनी 62 के युद्ध के बाद, चीन ने कहीं डिफाइन करने से मना कर दिया। हमने कहा साहब नक्शे जरा बदलिए कि ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल ग्राउंड पे किधर है, आप क्या समझते हैं, हम क्या समझते हैं, हमारे हिसाब से तो यहाँ है। उसने नक्शा मार्क करने से मना कर दिया। वो जानबूझ के एम्बिगुअस रखना चाहता था, विवादित रखना चाहता कि अगर उसको फिर कभी कुछ करना हो तो उसके पास एक बहाना है। ठीक है साहब? तो उसके चलते जो उसने कहा कि साहब मैं समझता हूं लाइन ऑफ कंट्रोल यहां तक है, तो वो अपने पेट्रोल यहां तक भेजता था। जो नो मैन लैंड है ना, जो दो फौजों के बीच जो खाली जगह होती है, जहाँ कोई नहीं आएगा, किसी कोई नहीं आएगा, ना उसको आने की इजाजत है, ना पेट्रोल कर सकते हैं। कोई पक्की चौकी बनाए तो लड़ाई की बात हो जाएगी है। तो वो बोले पेट्रोल कर सकते हैं, तो वो यहाँ तक पेट्रोल करते थे, हम अपनी परसेप्शन यहाँ तक पेट्रोल करते थे। कभी कभी पेट्रोल क्लैश हो जाता था, तो फिर बोला नहीं साहब वो जो झड़प की वीडियो आती है वो इसी तरीके से होता है, धक्का मुक्की और तो ये कहना कि जमीन ले ली गलत है साहब। पेट्रोलिंग के इलाका उसमें वो यहाँ तक पेट्रोल कर रहा है, आपको आने से रोकने की कोशिश कर रहा है। ये बात कि वो सैकड़ों हजारों किलोमीटर जमीन चले गई, डोंट बाय दैट, क्योंकि हमको ग्राउंड स्थिति मालूम है, हम फौजियों को तो बहुत अच्छी तरह से मालूम है। ठीक है, पेट्रोलिंग राइट्स कहां तक है, इसके ऊपर चढ़ा। और इसमें हम ईंट का जवाब पत्थर से दे रहे। पहले साहब एक भावना थी प्रीवियस सरकारों के टाइम में
कि साहब हमको लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश, हिमालय में कई सड़कें नहीं बनानी चाहिए। क्यों साहब? और ये चीज इस्तेमाल करके हम पे चढ़ जाएगा। बचकानी बात है। इजरायली क्या कहते? द रोड दैट लीड्स फ्रॉम दमास्कस टू तल अवीव ऑल्सो लीड्स फ्रॉम तल अवीव टू दमास्कस। अरे वो सड़क जो लासा से लद्दाख की तरफ आती है, वो सड़क लद्दाख से लहासा भी जाती है साहब। समझिए, समझ गया। बहुत बड़ा फर्क है रवैये में, सोच के रवैये में, तरीके में। सड़क नहीं बनाऊंगा तो मेरी तोपें आगे कैसे आप ये कह रहे हैं कि विपक्ष के द्वारा जो चाइना के द्वारा जमीन हथियाने का आरोप लगाया जाता है वो गलत है। लेट मी क्लैरिफाई, क्योंकि अगर आप फिर हम लोग यहाँ और वहां जाते रहेंगे। थोड़ा मैं स्टेटमेंट कंप्लीट कर लूं प्लीज। तो कहने की बात ये है कि अगर आप सड़कें नहीं बनाएंगे तो आपकी तोपें, टैंक, एमुनेशन, जरूरत कैसे जाएगी आगे? वो सब पीठ पे उठा के लेके जाकर, यही तो हुआ था 62 में। तो पिटोगे, वो 10 राउंड कब तक चलेंगे? जो आपने मैगजीन 2-3 डाली है वो कब तक चलेंगी? तो ये जब सरकार आई तो इन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन शुरू करी। जब इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन शुरू करी, लद्दाख में, अरुणाचल प्रदेश में बड़ी बड़ी सड़कें, बड़ी बड़ी गाड़ियां जाने लगी, एडवांस लैंडिंग ग्राउंड, एयरफील्ड बननी शुरू हुई, तो चीन को थोड़ा ठंडा पसीना आया कि साहब ये क्या है, ये क्या कर रहे हैं। तो उसने सोचा कि मैं जरा आंख दिखाऊं, घुड़की दूं, ये वो, तो डर जाएंगे। तो उसने 2020 में कोविड का फायदा उठाते हुए उसने जो है ये पेट्रोलिंग लाइन को चेंज करने की कोशिश करी। काफी सारी फौज का जमावड़ा वो ले आया ट्रेनिंग के बहाने और एकदम से वहां पे आ गया। अब हमको अंदेशा नहीं था कि कोविड के टाइम में भाई सब लोग अपना अपना जान बचा रहे थे, लोगों को पॉपुलेशन देख रहे थे, कोई चीन ऐसा कर देगा, लेकिन चीन ने किया। लेकिन साहब उसी वक्त चीन को ईंट का जवाब पत्थर से मिला। वो 50,000 की फौज लाया, 50,000 की फौज पहले यहां से गई, जितने टैंक वो लाया उससे ज्यादा टैंक हमने भेजे, जितनी तोपें लाया उससे ज्यादा, टैंक फॉर टैंक, गन फॉर गन हमने मैच किया। बोला हाँ जी, अब बताइए साहब क्या मंशा है। तो तब तक ये पीस एंड ट्रैंक्विलिटी अकॉर्ड ये 75 का साइन हुआ पड़ा है कि साहब कोई हथियार नहीं ले जाए। सबसे पहले मैं ये समझता हूँ ये गलत है। अच्छा, ये गलत है, ये गलत। इसको उठा के हमको कचड़े के डब्बे में फेंक देना चाहिए, खासकर गालवान के बाद। ठीक है साहब। और क्या हुआ कि उन्होंने बोला साहब वो हम आदेश थे कि गोली नहीं चली, तो हमारे जवान गए तो हमने देखा कि वो लाठियां ला रहे हैं जिसपे कटेली तार लगाई हुई है, वो देखा हमने। और वो क्या कहते, नुकीले पत्थर, और वो क्या कहते हैं चाकू, छुरियां, ये सब वो लेके आने शुरू हुए। तो घातक है। तो अगर वो लेके आने शुरू हुए तो हमको भी फायर खोलना चाहिए था। हथियार का कोई रिपब्लिक डे परेड के लिए, ठीक है ना साहब। तो लेकिन खैर हमारे लड़कों को जो आदेश थे उन्होंने उनका पालन किया, नुकसान अपना भी हुआ। लेकिन जब गलवान में झड़प हुई, और वो चीन ने तैयारी करके की, गलवान में झड़प हुई, उसने समझा कि मैं इनका एकदम से धोखे से लूंगा, काफी नुकसान करूंगा। वो कर्नल बाबू की जो पार्टी थी उन्होंने उनको घेर दिया, ऊपर से पत्थराव, नुकीले पत्थरों का बसाव किया। फिर वो ये लेके आ गए चाकू, छुरियां वगैरह, और ये बेसबॉल विद बार्ब वायर। तो तब भी हमारे जवानों ने सरप्राइज होने के बावजूद 40 मार डाले उनके, 40 मार। 19 हमारे गए तो उनके 40 गए। और अगर आप CIA की रिपोर्ट से जाए तो वो तो 45 से 50 तक बता रहे हैं, और जो चीन के अपना मीडिया है, सोशल मीडिया, वो 100 के ऊपर बता रहा है कि छुपा छुपा के अलग-अलग क्लेम चल रहे हैं। वो साहब हिल गए गालवान के बाद। अच्छा। और उनको लग गया कि मजाक नहीं है साहब, ये अब ये चीज बढ़ेगी। और उसके बाद हमने क्या किया साहब कि जो पकोंगसो में उनको बिल्कुल रोक दिया जहां वो आ रहे थे, और उसके अलावा जो कि रेजांगला पास है, उसके पास हेलमेट टॉप, और ये है वो पहाड़ी जो बिल्कुल नीचे जाओ तो चीन का हेडक्वार्टर है। अच्छा, ऊपर से नीचे देखते हैं। हमने जाके वो पहाड़ी पकड़ ली। अच्छा, वो हमने वो बना लिया, हमने पकड़ लिया, जो नो मैन लैंड में जाके वो हमने पकड़ लिया कि अगर तुम कर सकते हो हम भी कर सकते हैं, तुम यहाँ आओ हम यहाँ आएंगे। और हम उनके छक्के छूटे, जो हेडक्वार्टर था नीचे की, तो हमारे सर पे बैठ गए, पत्थर भी लौटाए तो हम मरेंगे। तो फिर चीन ने बातचीत शुरू करी और डिसएंगेजमेंट का प्रोसेस वगैरह शुरू हुआ। जमीन कोई नहीं गई, वो वैकल्पिक है कि आप यहाँ तक पेट्रोल कर सकते हो, मैं यहाँ तक। नो एक्चुअल लॉस ऑफ टेरिटरी है। चलिए जी, इसको अंडरस्टैंड करें। जी, बहुत अच्छे से समझाया आपने। मैं आगे की तरफ बढ़ता हूँ, चीन से बाहर निकलते हैं। एक सवाल मेरा जो था, जो बीच में छूट गया, मैं उसका जवाब चाहता हूँ आपसे, क्योंकि ये वो वही सवाल है कि अगर विपक्ष सरकार से सवाल पूछे
तो क्या सरकारें ये तर्क दें कि इससे सेना का मनोबल कम होता है और जवाब न दें विपक्ष के सवाल में? नहीं, अगर आप सवाल करें कि साहब कितना किया है, ये किया है, फौज आपको स्टेटमेंट दे रही है, आप बोलेंगे साहब हम तो फौज की स्टेटमेंट भी नहीं मानते। अब ये तो फिर किसकी स्टेटमेंट मानेंगे? चीन की मानेंगे, चीन की स्टेटमेंट मानेंगे। और फिर आप जो है अफवाहों को जोर दें कि साहब हमने गडरिये से बात करी। भाई साहब, सेना का चीफ आपको बोल रहा है, अब उसको आप गडरिये के बराबर तो नहीं बना सकते ना साहब। आप ये कह रहे हैं कि इन मामलों पे, सीमा के मामलों पे, खासकर जहां दूसरे देश का सवाल है, विपक्ष को भी सवाल पूछते समय थोड़ा जिम्मेदार होना चाहिए, जिम्मेदारी दिखानी चाहिए और थोड़ा सा उनको ये नेशनल इंटरेस्ट फर्स्ट, क्योंकि भाई जहां बाहर का सवाल है, अंदर का सवाल है, आप एक दूसरे को धो दें, बिल्कुल, दैट इज व्हाट इज हो भी रहा है और होना भी चाहिए, आप धो दें। लेकिन जहां पाकिस्तान चीन का सवाल है, थोड़ा सा आपको केयरफुल होना पड़ेगा, क्योंकि जो आप कहते हैं फिर वो इस्तेमाल करते हैं हमारे को ही, कि आप ही के तो लोग कह रहे हैं सर। तो जैसे अभी आप अपने जब पीछे एक जवाब में अपने किताब का जिक्र कर रहे थे, आप जिक्र कर रहे थे जो हमारी पुरानी युद्ध शैली है, जिसमें आप बता रहे थे कि एक्चुअल वॉर लड़ने से पहले कुछ सूचनाओं का वॉर होता रहा है, पहले से इंफॉर्मेशन वॉर पहले से भी होता है, कूट युद्ध, छाया युद्ध। जी, अब मैं यही सवाल पूछ रहा हूँ, एक मन में लोगों का सवाल है और वो आप क्लियर करेंगे कि ठीक है, चाइना हमसे डायरेक्ट नहीं टकरा रहा है, लेकिन अगर आप देखें तो हमारे आसपास के जो पड़ोसी हैं, जैसे पाकिस्तान से तो पहले से ही चल रहा सब कुछ, गुड, लेकिन चीन की वजह से, अब देखिए आप मालदीव, उसने एक छोटा सा देश है लेकिन उसने आवाज उठाया, बांग्लादेश में आप देखिए डिस्टर्बेंस है, नेपाल जैसा देश जिससे भारत के बहुत पुराने संबंध है, वहां पे डिस्टर्बेंस की खबर आ रही है। तो क्या आपको लगता है कि चीन डायरेक्ट युद्ध में तो नहीं जा रहा है, लेकिन हमारे पड़ोसियों को हमसे अलग कर रहा है और उस रास्ते वो कुछ बिल्कुल कर रहा है? आपने बहुत पते की बात बोली है। देखिए साहब, समथिंग इज कुकिंग। हम लोग अपनी इलेक्शन में इतने मशूक है और इतना धुआं, मट्टी, धूल उड़ रही है कि हम थोड़ा सा ये नेचुरल हो जाता है, अटेंशन स्पैन इस तरफ चले जाए। चीन बहुत चतुर देश, बहुत चालाक और चतुर देश है। जब उसने देखा कि साहब सीधी उंगली से तो घी नहीं निकलेगा, सीधी उंगली से उंगली भी टूट सकती है। नहीं, सही बात है, क्योंकि आपने देखा भारत की फौज ने ताकत दिखा दी आपको, गलवान में दिखा दी, और गलवान में दिखाई, और अभी तो साहब ट्रेलर है, अभी तो हमने हथियार इस्तेमाल नहीं किए। हथियार इस्तेमाल कर ले तो क्या होगा साहब, कालिया आपका वो ये सवाल हो जाता है ना। तो वो थोड़े चौक से गए और जैसे चेक उनको पड़ा तो। लेकिन ये बहुत चतुर हैं, ये डायरेक्ट नहीं, फिर ये इनडायरेक्ट वॉर क्या है? पाकिस्तान को उकसाओ। क्या आप जानते हैं, बहुत कम लोग जानते हैं कि पाकिस्तान को न्यूक्लियर बॉम्ब के डिजाइन किसने दी? चीन। पाकिस्तान के पहले 4 न्यूक्लियर बॉम्ब के लिए यूरेनियम किसने दिया? पाकिस्तान ने खुद नहीं बनाया, चीन ने दिया। पाकिस्तान का पहला न्यूक्लियर बॉम्ब कहां टेस्ट हुआ? शिनजियांग, लॉपनौर, चीन के इलाके, जो दुनिया से उसने छुपा दिया। पाकिस्तान को उसने जो है M9, M11 मिसाइल दिए, फिर अमेरिका ने उस पर सैंक्शन लगाए, तो फिर उसने पाकिस्तान को नॉर्थ कोरिया से जोड़ दिया और वहां से नोदोंग, ताइपोदोंग लॉन्ग रेंज के मिसाइल उसने दिए। उन्होंने उनको जो बॉम्ब के ब्लूप्रिंट दे दिए। ठीक है साहब, किसी देश ने दूसरे देश को न्यूक्लियर हथियारों को बनाने में ऐसी मदद नहीं की है जैसे चीन ने पाकिस्तान को की। बुरा असर किस पे? भारत। बुरा असर किस पे? पाकिस्तान को न्यूक्लियर हथियार दे दिए, और जो कन्वेंशनल टैंक, तोपें, फाइटर जेट, फ्रिगेट्स, सबमरीन सब पाकिस्तान को दे रहा है और उकसा रहा है कि करो उंगली करो। ठीक है साहब, पाकिस्तान से बाहर दूसरे देशों में भी तो, जैसे मैंने, अब आप देखिए, नहीं, ये तो मैंने पाकिस्तान से तो शुरू किया, ये तो ऐतिहासिक है। ये तो अब आ जाइए साहब, आप लेटेस्ट मालदीव्स, मुइज्जू साहब जो है, वहां पे आपका देश चलता है टूरिज्म, लाखों टूरिस्ट भारत से जाते हैं, आपकी इकोनॉमी चलती है टूरिज्म। वहां जब साहब मैं गया था 2008 में, 2007 में सॉरी, अपनी नेशनल डिफेंस कॉलेज की टीम लेके स्टडी करने, अध्ययन करने। तब भी वहां के, तब दूसरी सरकार थी वहां, जो कि सेक्युलर सरकार थी, जो कि लिबरल, जो भारत के साथ अच्छे संबंध चाहती थी। तो वो मुझे कहने लगे, उनके जनरल, कि साहब हमको बड़ी चिंता है। मैंने कहा क्या था? कि साहब इस्लामिक रेडिकलाइजेशन की जा रही है पाकिस्तान के जरिए, सऊदी अरेबिया के जरिए, यूएई के जरिए, और हमको छोटे पजामे वाले लोग दिखने शुरू हो गए जो नहीं होते थे।
बुर्के हमारे देश में कभी नहीं पहने जाते थे, वो यहाँ पहने जा रहे हैं, हमारी लड़कियां खुली जाती थी, ये सब कुछ कोशिश की जा रही है हमको, आज हम उसको देख रहे हैं, उसका फल क्या है। आप 2008 में आपको ये बात कही? 2008 में मैंने ये बात उठाई थी, फिर हमने एक वॉर गेम करी थी, इंडियन मिलिट्री रिव्यू में चलाई, मैंने एक किताब भी लिखी थी कि साहब मालदीव्स को देखो, ये 2009, 10, 11 की बात है। ये तब से मैंने चेतावनी दी थी कि देखो आज वो हमारे सामने हो रहा है। आज वहां एक प्रो चाइना गवर्नमेंट है, जो कि हमारी जो नेवी के वहां हेलीकॉप्टर थे, जहाज थे, जो कि लोगों को, बीमार घायल को इवैक्यूएट कर रहे थे, आपका काम कर रहे थे, उसको उसने बोला कि दफा करो, और चीन का स्पाई जहाज जिसको श्रीलंका ने लेने से मना कर दिया, उसको अपने पोर्ट में बुला रहा है, जबकि हमारे अग्नि मिसाइल परीक्षण हो रहे हैं उनको पकड़ने के लिए। और मालदीव्स को सोचना हो, क्या उसको टूरिज्म चाहिए या टेररिज्म? अगर वो टेररिज्म की तरफ जाएगा, 200 मालदीवियन सिटीजन आईएसआईएस के साथ लड़ते पकड़ेगा, 200, इतना सा तो देश। तो साहब ये मालदीव में किया है। क्या आप जानते हैं म्यांमार में गृह युद्ध हो रहा है? जी जी, वो छूट गया, भीषण युद्ध हो रहा है। थ्री ब्रदर्स अलायंस लेके वो आराकान आर्मी, वो काचिन, वो शान स्टेट्स, वो ये सारे के सारे भीषण युद्ध चल रहा है, वहां की सरकार जा सकती है। लेकिन मेरा सवाल ये था मेजर साहब कि जब ये सब हो रहा है, हम देख रहे हैं, इसमें हमारे देश की सरकार को, मैं किसी पार्टी किसी नेता का नाम नहीं ले रहा हूँ, मैं सरकार का नाम ले रहा हूँ, संस्था का नाम ले रहा हूँ, उनको किस तरीके से एक्ट करना चाहिए जब वो देख ये सब तो हो रहा है, एक्ट कैसे करना चाहिए एक पूर्व सैनिक से? देखिए, इस सरकार में मैंने एक चीज नोटिस की है कि ये पब्लिक डोमेन में बहुत कम इंफॉर्मेशन डालते हैं। अच्छा, पहले ज्यादा डाली जाती थी, मैं भी मिलिट्री ऑपरेशन डायरेक्टरेट में था, कहाँ क्या हो रहा है ये काफी न्यूज़पेपर्स में आता था। आजकल साहब न्यूज़पेपर आप खोल के पढ़े, सिवाय रेप, सिवाय कार एक्सीडेंट, ये कार ने उसको ठोका, इतना घसीट के ले गई, 60% पेपर तो ये भरा होता। हमारे टाइम में बड़ा एनालिसिस होता था, बांग्लादेश में क्या हो रहा है, पाकिस्तान में क्या है, म्यांमार में क्या, नेपाल में क्या हो रहा है। इसको तो लोग एक सेंसर के तौर पे देख रहे हैं, क्योंकि सरकार नहीं चाह रही, कुछ लोग ऐसा कह रहे हैं कि सरकार नहीं चाह रही कि इन मुद्दों पे बात नहीं चाह रही कि क्या, एक है कि द गवर्नमेंट नोज बेस्ट, वो उनका ये सोचना है, लेकिन मेरा ख्याल शेयर करना पब्लिक डोमेन में एकदम झटका नहीं लगता। आप कह रहे हैं बात चलती रहनी चाहिए, विश्लेषण चलते रहना चाहिए। ये कहना कि हम लोग सो गए हैं, क्योंकि बहुत सारी और संस्थाएं हैं जिनका इलेक्शन से कुछ लेना देना नहीं, वो अपना काम कर रहे हैं, वो आपकी आर्मी, नेवी, एयरफोर्स काम कर रही है, नेशनल सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट काम कर रही है, रॉ आईबी काम कर रहे हैं, पुलिस काम कर रही है, आईटीबीपी, बहुत सारी संस्थाएं जो अपना काम कर रही हैं, उनको पता है। बट एट द लेवल ऑफ द सिटीजन, हमारा जो शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन इन पब्लिक डोमेन है थोड़ा कम हो गया है, और फिर क्या है कि एकदम से झटका लगता है कि जब वो चीज बियॉन्ड अ थ्रेशोल्ड फूट गई। नेपाल, हाँ मैं वहां गया था नेपाल में, अगेन में 2007-8 में मैं गया था, तब वहां हम लोग माओवादियों को सपोर्ट कर रहे थे। तो मैंने जो एम्बेसडर साहब से मैंने पूछा, साहब ये क्या अकलमंदी, मुझे समझ नहीं आई, हम माओवादियों से लड़ रहे हैं भारतवर्ष में, बस्तर में, छत्तीसगढ़ में, इधर उधर कालाहांडी में, तमाम जगहों पे उस समय देश का एक बड़ा हिस्सा गढ़चिरौली में हम वहां लड़ रहे हैं, और यहाँ हम इनको सपोर्ट दे रहे हैं। नहीं जनरल, दे आर डिफरेंट माओइस्ट। मैं कहा सर, मेरी छोटी बुद्धि में तो ये हमको मुसीबत पड़ेगी, सेल्फ गोल होगा, और बिल्कुल वही हुआ है। कम्युनिस्टों को नेपाल में लाकर एक एकमात्र हिंदू राष्ट्र, क्या आपको तकलीफ थी साहब? आपको वहां से राजा को आपने हिलाया, वो बोलते हैं ना, कट योर नोज टू स्पाइट योर फेस, ठीक है, कम्युनिस्ट बिठा दिए। कम्युनिस्ट किसके सके हैं साहब, आपके या चीन के? अब आपको मुसीबत पड़ गई है। उसकी कांग्रेस के साथ थी, गठबंधन था, नंबर नॉन कम्युनिस्ट पार्टीज के पास, लेकिन प्रचंड वहां पे प्रधानमंत्री के रूप में उभरा है। अब उसने कांग्रेस को दरकिनार किया है और अपने खरीद लिए हैं लोग, और वो अब फिर सरकार बनाएगा, पूरी कम्युनिस्ट सरकार, और आपके लिए प्रॉब्लम्स खड़ी करेगा कल परसों। आप ये कह रहे हैं कि नेपाल में अगर राजशाही होती तो भारत के लिए ज्यादा अच्छा होता? मैं तो समझता हूँ ज्यादा अच्छा होता। और क्या आप ये भी चाहते हैं कि देशों को इस्लामिक हिंदू राष्ट्र होना चाहिए था, लोकतांत्रिक देश ना हो कोई? नेपाल लोकतांत्रिक देश बना ना। हाँ, लोकतांत्रिक देश बना तो क्या हमारा फायदा हुआ? नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ ना, लोकतांत्रिक तो वो हमेशा था, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की थी ना। जापान भी लोकतांत्रिक है, उनका भी राजा है,
भूटान भी लोकतांत्रिक है, उनका भी राजा है, बट कॉन्स्टिट्यूशनल मॉनर्क है ना जी। तो आपका ये कहना कि साहब वहां एकमात्र हिंदू राष्ट्र था पूरी दुनिया, बड़ी हमने अकलमंदी की कि उनको तो हमने नहीं रहने दिया साहब, हमने उनको कम्युनिस्ट बना दिया। और कम्युनिस्ट किस थाली का चक्के पत्ते हैं? चीन की। इसको सेल्फ गोल नहीं कहते तो और क्या कहते हैं? व्हाट एल्स इज अ सेल्फ गोल? खुद के गोल में आप ठाक मार दिए और आज आप भुगतो। चलिए आगे बढ़ते हैं इससे। मेरे एक दो छोटे छोटे सवाल हैं। एक, पिछले दिनों जब आप पढ़ लिख रहे थे तमाम चीज, एक बड़ा बदलाव सेना में किया गया सरकार की तरफ से, वो है अग्निवीर योजना, जिसको लेकर के बहुत बातें हुई। सबसे पहले तो उस योजना पे मैं आपकी राय जानना चाहता हूँ, एक पूर्व सैनिक। देखिए, अभी अब आपने ये बात छेड़ी है तो मैं भी कह दूं, मेरी भी जो दुखती रग है। कुछ दिन पहले मैंने एक ट्वीट देखी है कांग्रेस हैंडल से। क्या थी ट्वीट साहब? रिमेंबर जीडी बख्शी? याद है जीडी बख्शी? वो नमूना, वो मोदी को सपोर्ट करता था। कांग्रेस के ट्विटर हैंडल से था? हाँ, ट्विटर हैंडल। मैं आपको ट्विटर हैंडल लिखा दो, काफी नहीं, अगर ऐसा था तो 5,50,000 उसकी सर्कुलेशन हुई। मतलब कोई सोच समझ के किसी ने किया है अभियान के तौर पे। याद है वो आपको, वो जीडी बख्शी है? तो मैंने साहब ट्वीट बैक किया कि भैया मैं अभी मरा नहीं हूँ, 75 साल का हो गया हूँ, थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा आपको इसके पहले कि आप बोले याद है जीडी बख्शी, मैं अभी हूँ। और जहां तक सवाल है कि क्या जो मोदी को सपोर्ट करता था, जनाब मैं अभी भी करता हूँ। जो 370 के हटाने के खिलाफ उसने कुछ नहीं बोला। अरे मैं तो बहुत खुश हूं कि 370 बहुत पहले चला जाना चाहिए। देखिए साहब, मैंने कहा ना कि मैं लड़ाई के मैदान में लड़ा हूं। मैंने बहुत सिपाही इस देश के लिए प्राण त्यागते देखे। ठीक है साहब, तो राष्ट्रहित जहां है मैं वहां बोलता हूँ। ठीक है, अगर तो सही गलत, मैं जो अपना, जो वो कहते हैं पुट योर हैंड ऑन योर हार्ट फॉर गॉड एंड योर कंट्री एंड स्पीक द ट्रूथ। तो एक पूर्व सैनिक नहीं, देखिए मैं ये बता दूं क्योंकि ये चीज मेरे को चुभी है। जी जी प्लीज। तो आप, अगर मोदी सरकार अच्छा कर रही है, आप कहते हैं कि नहीं साहब मैं फिर भी गाली दूं। मेरे हिसाब से, एक सैनिक के हिसाब से, मोदी सरकार ने हमारी फौज को बहुत अच्छा हथियार इक्विपमेंट मुहैया कराया है, देश में बनाना शुरू किया है। 155 मिलीमीटर गन्स दुनिया की बेस्ट आज देश में बन रही, बाहर से नहीं खरीद रहे। इंडियन नेवी के तमाम जहाज, डिस्ट्रॉयर, फ्रिगेट, सबमरीन, एयरक्राफ्ट कैरियर देश में बन रहे। ये अच्छी चीज है, नहीं हुआ था पहले, अब होना शुरू हुआ है। तेजस फाइटर बन रहा है, यहाँ पे ब्रह्मोस मिसाइल सुपरसोनिक बन रहे हैं। दुनिया में वी आर अ पावर टू रेकन विद। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर हमने बॉर्डर पे खड़ा कर दिया। हमने अपने राष्ट्रहित में कभी पीछे नहीं हटे। अमेरिका ने बड़ा जोर डाला कि रूस को छोड़ दो, त्याग दो, तज दो, नहीं तजा। ये हमारा राष्ट्र जहां है, यहां वो सरकार गई। और आज हमारी 5वीं बड़ी इकोनॉमी है, 10वीं थी जब 2014। अगले 2-3 साल में अनुमान लगाया जा रहा है कि ये 3rd बड़ी इकोनॉमी होगी। एक ब्रेक के लिए तो इसके लिए क्या हम तारीफ ना करें सरकार की? जरूर करेंगे, क्योंकि ये सराहनीय प्रशंसनीय काम है। और जहां मुझे लगता है, मेरी लिमिटेड लाइट विच गॉड गेव मी टू सी, कि साहब यहाँ प्रॉब्लम हो सकती है। एज अ सफेद बाल वाला, मेरे बाल धूप में तो सफेद नहीं हुए साहब, ठीक है साहब, तो मैं बिल्कुल कहता हूँ। लेकिन मैं आलोचना जो करता हूँ वो पत्थर मारने के लिए नहीं होती। फौज का काम नहीं है ऐसा काम करना, ठीक है साहब। फौज का काम है अनुशासित तरीके में। मैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी से मिला हूँ इस विषय में। एक ब्रेक लेना पड़ेगा मुझे, बस खत्म कर दूं। अच्छा, राष्ट्रीय सलाहकार से मैं मिला हूँ, तीनों चीफ से मैं मिला हूँ, मिलता रहता हूँ। सबको अवगत कराया कि साहब मेरे ख्याल से इसमें ये प्रॉब्लम है, इसको ठीक करने के ही मेरा ये सुझाव है। अभी ब्रेक के बाद मैं वो सुझाव आपसे सुनना चाहूंगा। आप ये कह रहे हैं कि अग्निवीर योजना को लेकर के आप सेना शुरू से रिजर्वेशन थी और है। क्लियर? मतलब मैं पुसी फुटिंग नहीं कर रहा, मैं कोई किसी को महिमा मंडन नहीं कर रहा हूँ। मैं आपको सीधा कह रहा हूँ कि मेरे हिसाब से एज अ ओल्ड सोल्जर इस स्कीम में कुछ खामियां हैं। क्या है खामियां? जी, गुड। आप 4 साल के लिए लड़के ले रहे हैं, ठीक है। हमारी पहले रेगुलर आर्मी, ऑल वॉलंटियर आर्मी थी, 17 साल के लिए लड़के आते, ठीक है। तो मैं समझता हूं कि सरकार को प्रॉब्लम्स आ रही थी। क्या आ रही थी? कि जो पेंशन का बिल है वो पे के बिल से ज्यादा हो गया था।
1,08,000 करोड़ और 1,18,000 करोड़ पेंशन का बिल। तो कब तक कौन सी सरकार इसको झेल सकती है? लेट्स बी क्वाइट क्लियर, फैक्ट्स आर फैक्ट्स। तो कुछ करने का जरूरी था। तो सब नहीं साहब, पैसा बड़ा खर्चा हो रहा है, हम हथियार नहीं खरीद पा रहे हैं, तो पैसा कम करो, मैन पावर बिल्कुल वेस्ट है। ये गलत सोच है। पहाड़ में लड़ने के लिए, अगर पहाड़ में हमला करना है, मैदान में हमले के लिए 1:3 चाहिए, पहाड़ में 1:10 चाहिए। पाकिस्तान पे 10 एक दुश्मन को हटाने के लिए 10 आपको अटैकर चाहिए, हमलावर चाहिए। चीन की लड़ाई पहाड़ों में होगी, पाकिस्तान की लड़ाई ज्यादातर अधिकतर पहाड़ों में होगी। तो आप किस बिने पे बंदे कम कर रहे हैं? ठीक है। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि 4 साल में प्रॉब्लम क्या है। 4 साल में प्रॉब्लम यह है कि 6 महीने गए ट्रेनिंग, 6 महीने गए एनुअल लीव, कैजुअल लीव, कोर्स, टेम्पररी ड्यूटी, तो बचे 3 साल। 3 साल में क्या इंटीग्रेट करेगा पलटन के साथ? पलटन आपकी लद्दाख में चीन के बरखिलाफ, पलटन आपकी कारगिल में पाकिस्तान के खिलाफ है, सियाचिन ग्लेशियर में है। क्या वो कमांडिंग ऑफिसर इनको ट्रेन करेगा या लड़ाई लड़ेगा? फिर समझिए, क्रू सर्व्ड वेपन्स। क्रू सर्व्ड वेपन क्या होते हैं? राइफल तो एक आदमी की होती है, वो चलाता है, आती नहीं आती वो मरेगा भी खुद। ठीक है। टैंक 3 से 4 का क्रू होता है, डिपेंडिंग कौन सा टैंक। तोप 6 से 8 का क्रू होता है, जिसे तालमेल में काम करना पड़ता है। बीएमपी 3 का ड्राइवर, गनर और ये क्रू होता है। ठीक है। तालमेल में काम करना पड़ता है, एक भी कड़ी कमजोर पड़ गई वो टीम फेल। तो 3 साल में आप कौन सी टीम बनाएंगे साहब? वो टीम बनेगी तो वो घर चला जाएगा, फिर नया बंदा आएगा, नए सिरे से फ्रॉम जीरो आप उसको स्नेक लैडर जैसे फिर चालू करिए। ठीक है साहब। फिर अगला सवाल है कि आप जो है ना सिर्फ ये कर रहे हैं, जब कोविड का काल था आपने 3 साल कोई भर्ती नहीं की। ठीक है साहब। हर साल 60,000 लड़के रिटायर हो जाते हैं, 60 1,80,000 रिटायर जी। और आपने कोई नहीं था, मतलब आपने हिंदुस्तान की फौज को 1,80,000 से काट दिया है। और फिर हम कह रहे हैं कि साहब हम यहां लड़ेंगे, हम वहां लड़ेंगे। इसमें विरोधाभास जी, इसमें विरोधाभास। और फिर मेरा कहना यह है कि 4 साल के बाद जब वो लड़का जाता है, हम कह रहे हैं कि उसको नौकरी देंगे, बड़ा टेस्ट होगा कि नौकरी देते हैं, मिलती है कि नहीं मिलती। एक जमाने में जब मैं पंजाब में काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशन कर रहा था, हमको बड़ा फिक्र था कि जो हमारे रिटायर्ड लड़के हैं वो ना टेररिस्टों को ज्वाइन करें, माओइस्ट ना टेररिस्टों को। ये बड़ी बात आप कह रहे हैं। आप ट्रेन करके क्या किसको देना चाहते हैं? माओइस्ट को? इसको? सकारात्मक काम था कि जो हमारे लड़के फौज से रिटायर होते हैं पैरामिलिट्री में चले जाने चाहिए, उनका भी ट्रेंड बंदा मिल गया, लड़ाई तजुर्बेकार मिल गया, और ये लड़के भी सेट हो गए। वो लॉरेंस बिश्नोई के गैंग में नहीं गए। ठीक है ना? तो ये सोचने वाली बातें हैं साहब, ये जल्दबाजी में नहीं करनी चाहिए। लेकिन मैंने केवल डिस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म नहीं करी, मैंने सुझाव दिया है कि आप अवधि 4 साल से बढ़ा के कम से कम 5, आइडियल है 7 साल। जब मैं 71 का युद्ध लड़ रहा था, हमारे लड़के 7 साल के लिए भर्ती हुए, वो पूरा इंटीग्रेट हो जाते थे यूनिट में, टीम बिल्डिंग पूरी हो जाती थी। वो देखो क्या बढ़िया लड़े उन्होंने, पाकिस्तान के प्रत्यक्ष प्रमाण 2 टुकड़े कर। तो एक सुझाव आपने दिया कि ये जो 4 साल का समय है उसको 7 साल कर दिया जाए, कम से कम 7 साल। फिर आगे और कोई सुझाव? और अगर 7 नहीं कर सकते तो 5 पे तो लाना ही पड़ेगा। और जो 5 के बाद अगर निकल जाए उनका क्या हो? इस पे कुछ सुझाव दिया आपने? दूसरा, इनका स्कीम के अंदर है कि 25% लड़के ही रखे जाएंगे। हम लेंगे 43,000, 60,000 नहीं, जो हर साल जाते हैं, लेंगे 43,000 और उसमें से 25% ही रखेंगे, बाकी सब 75% बाहर आउट। और फिर बाहर आके वो मार्केट में अपने जॉब के लिए कोशिश करें और तमाम चीजें करें। वो कह रहे सरकार कह रहे हैं मदद करेगी, कितनी होगी नहीं होगी अब ये तो भविष्य की बात है, भविष्य की बात है। अब साहब मेरा कहना ये है कि अगर आप इस 25% के बजाय 50% कर, तो ट्रेंड मैन पावर रिटेन हो जाएगी, कंटिन्यूटी हो जाएगी, और अवधि 5 से 7 साल बढ़ा दी, सब प्रॉब्लम सॉल्व। आपका भी जो कष्ट है कि हम पेंशन का बिल, पे के बिल
से ज्यादा है सर्विंग। मुझे सर यहाँ मेरा एक ऐतराज है, वैसे पत्रकारों को हक तो नहीं है कि बातचीत में अपना पक्ष रखें, लेकिन मैं भी एक ऐसे परिवार से आता हूँ, मेरे चाचा आर्मी में थे, मेरे पिताजी पुलिस में थे, मैं इस पेशे में हूँ, पहले अपने परिवार का पहला लड़का हूँ। मेरा भी एक यहाँ पे पक्ष इस मामले में कम से कम जरूर जो पेंशन का पक्ष बताया जाता है, वो पेंशन को बड़ी वजह बताया जाता है। एक बात बताइए, और ये मैं तो कह ही रहा हूँ, लेकिन बीजेपी के ही नेता वरुण गांधी ने इस बात को बड़ी प्रमुखता से उठाया था। सांसदों का पेंशन, विधायकों का पेंशन, कितना खर्चा उनके रहन सहन पे। एक व्यक्ति विधायक बनता है, अगर वो 5 साल रहता है चाहे 2 साल रहे, उसको पूरे टर्नओवर उसका मिलेगा, तो वो जो खर्चा होता है उस पर कभी बात नहीं होती। एक सैनिक जो नहीं साहब, ये बिल्कुल आप लड़ता है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। हमारी प्रॉब्लम ये थी कि जो हमारी वन रैंक वन पेंशन मूवमेंट शुरू हुई, इस सरकार ने सब कुछ दे दिया, ठीक है, फिर भी गाली गलौज मिली और फिर वो लोग चिढ़ गए हैं। और मैंने उस वक्त कहा था कि तुम जो सर्विंग लोग हैं उनका नुकसान करो, और आज वो नुकसान हो गया, ठीक है साहब। और मैं बिल्कुल सही, देखिए एक अंग्रेजी में कहावत है, इफ यू पे पीनट्स यू विल गेट मंकीज। अगर आप मूंगफली का दाम दें तो आपको बंदर मिले, बिल्कुल, लड़ने वाले नहीं मिले, ठीक है साहब। और हम ये देख रहे हैं, अगर आज मैं हरियाणा के गांव जहां मैक्सिमम लड़के फौज में जाया करते थे, अभी भी जाते हैं, जा रहे हैं बेचारे, हरियाणा में लड़का है, अगर वो दिल्ली पुलिस जाए 58 साल तक नौकरी करेगा, मम्मी पापा के पास रहेगा, मम्मी की गोदी में बैठ के घर का सुख लेगा, घर का सुख लेगा, और 58 साल तक नौकरी करेगा। सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी 58 साल। एक फौज को यंग रखना है, बट देन यू हैव टू सी पे ऑफ, ऑपरेशनल पे ऑफ, और जो पैसे का बचाव, vis-a-vis दैट पैसे का बचाव भी ये लोग कह रहे थे कि हम साहब ज्यादा खर्चा करना चाहते हैं हथियारों के लिए। अरे साहब, लेकिन मेरा सबसे बड़ा आर्गुमेंट, प्लीज सुनिए जी, हमारे सामने प्रत्यक्ष प्रमाण एक घातक युद्ध चल रहा है, रशिया यूक्रेन वॉर जी, आज के दिन तीसरे साल में है, और उसका अगर सबसे बड़ा लेसन लर्न है तो वो ये कि साहब रूस के पास, रशिया के पास हथियारों की कोई कमी नहीं, हम उनसे हथियार खरीदते, ठीक है साहब। उसके पास कमी पड़ गई मैन पावर की, और मुंह से झाग बाहर आ गई थी साहब। पहले साल लड़ाई शुरू की थी 1.5 लाख सिपाही, 3 लाख बाद में रिजर्विस्ट ज्वाइन करवाने पड़े। तो फिर हमारे पास हैं, आप उनको लड़ाई के पहले क्यों हतोत्साहित कर रहे हैं, आप उनको क्यों घर भेज रहे हैं? घर भेज रहे हैं, बिल्कुल। फिर वापस लाओगे, फिर दोबारा ट्रेन करोगे। मतलब मेरा ख्याल थोड़ा सा आपको थोड़ा सा नीड फॉर कॉशन कि मैन पावर, ये जो ख्यालात है हमारे देश के कुछ फौजी तबकों में, अच्छा फौजी तबकों में कि साहब ये जो है फौजी तबकों में भी ख्याल है कि मैन पावर तो वेस्ट है साहब, बहुत मैन पावर है हमारे पास, घर भेजो इनको, हथियार खरीदो साहब, हथियार नहीं है, मॉडर्नाइजेशन। ये एक बड़ी एक तबका है फौज में जो ये चाहता है। अगर वो यूक्रेन का युद्ध देखकर उनको अकल नहीं आई है तो नुकसान करेगी, नुकसान। यहाँ से बस आखिर में 2 छोटे सवाल है, लंबा वक्त मैंने आपका ले लिया है, 2 छोटे सवाल है। एक, सबसे पहले आपने बातचीत के जिक्र में किया कि आपके एक बयान को उठा करके ट्विटर पे शेयर किया गया आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट। जी, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, एक पूर्व सैनिक के नाते आप कुछ बातें कहते हैं, पूरी बेबाकी से कहते हैं, उन बातों को लेकर के किसी भी पार्टी के द्वारा जब आपको राजनीति के केंद्र में लाया जाता है, राजनीति के केंद्र में जीडी बख्शी आ जाते हैं अपने बयान की वजह से, क्या लगता है कि आपने जो बोला वो गलत किया, या नहीं बोलना चाहिए था, या जिन्होंने किया उन्होंने गलत किया? उनका कहने का अभिप्राय क्या था साहब, जो तंज कसा है मेरे पे, ये जो बंदा मोदी को सपोर्ट करता था, ये जो बंदा जिसने मुंह नहीं खोला 370 के बरखिलाफ, क्यों खोलो? मैं वहां रह चुका हूं, उसकी जरूरत थी, क्यों मैं बेवजह गाली क्यों दूं? हाँ, अग्निवीर की बात है, मैंने सब जगह पहुंचा दी है। जो मुझे लगता है कि भाई लद्दाख में हमको थोड़ा सा ख्याल रखना चाहिए कि वहां के लोग हमारे बिल्कुल साथ रहें, वहां कोई ऐसी नहीं हो, क्योंकि 50,000 की तो चीन की फौज खड़ी है सामने, वो संवेदनशील इलाका है, वो मैंने कह दिया है। मैं जो सत्य है वो मैं बोल रहा हूँ। तो सत्य साहब फिर ये भी है कि मेरे को कोई कंपल्शन नहीं है कि मैं आपकी
यू वांट टू फायर द गन फ्रॉम माय शोल्डर, फायर फ्रॉम अपने शोल्डर से फायर करो ना यार, तुमने जो कुछ करना है। मेरे को जो प्रत्यक्ष प्रमाण दिख रहा है मैं उस पे कह रहा हूँ, मेरे को मोदी को अपोज क्यों नहीं कर रहा? आई डोंट सी ये डिमांड तो नहीं की जानी चाहिए, ये डिमांड नहीं की जा सकती। यू कांट डिमांड कि मैं तुम्हारे एजेंडे पे चलूं। तुम कौन हो भैया? मैंने तुम्हारी कब नौकरी की है? मैंने तुम्हारी पार्टी कब ज्वाइन की है? मैंने तो कोई पार्टी नहीं ज्वाइन करी। मैं देश हित में बोल रहा हूँ, विद द लिमिटेड लाइट दैट गॉड हैज गिवन मी, आई स्पीक द ट्रूथ। सत्य हमको बोला था भाई, सत्य हो आज, सत्य बोलो, सही बोलो। लोग थोड़ी देर के लिए नाराज भी होंगे, बाद में समझ जाएंगे नहीं यार ही मीन्स वेल, ठीक है नहीं? ठीक है। तो ये मैं कहना चाहता हूँ कि मेरे मुंह में डालना कि अब देखो इसने मोदी को गाली दी है इलेक्शन, क्या मैं इलेक्शन में खड़ा हो रहा? मैं तो अग्निवीर के जो मेरे को कहना था, जैसे स्कीम शुरू हुई, डिस्कशन हुई, मैंने कह दिया। मैंने जाके फिर रक्षा मंत्री जी को बताया, मैंने डोवल साहब को बताया, आर्मी चीफ, नेवी चीफ, एयर चीफ को, और मैं क्या कर सकता हूँ? उसके बाद मैंने छोड़ दिया है। अब सरकार का काम है, और मुझे बड़ी खुशी है इस बात की कि इसका थोड़ा असर पड़ा है कि वो अवधि को 25% जो लोगों की रिटेंशन है उसको 50% अभी शायद किसी टीवी इंटरव्यू में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इशारा भी दिया है कि अगर कुछ कमियां हैं तो उनको दूर तकरीबन आप समझिए ये तो हो ही गया। वो जो आपने सुझाव दिया उसके आधार पर दिया तो अच्छा है। मुझे लगता है कि जो लड़के सेना की तैयारी कर रहे हैं वो आपका बड़ा शुक्रगुजार होंगे। आपने बहुत विवाकी से अभी भी इस मुद्दे पर अपनी बात रखी है, तमाम मुद्दों पे लोकमत हिंदी के साथ हमारी ही है जी, विवाकी से बातचीत करने के लिए बख्शी साहब आपका बहुत शुक्रिया।